1980s का जापान, एक ऐसी जगह जहां पैसा समझे हवा में उड़ रहा था, दरख्तों पर लग रहा था। तब सिर्फ टोक्यो में मौजूद इंपीरियल पैलेस की वैल्यू अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की पूरी रियल स्टेट वैल्यू से ज्यादा थी। ये वो जमाना था जब दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंक्स में 8 जापानी थे। सोनी ने हॉलीवुड का मशहूर तरीन कोलंबिया पिक्चर्स स्टूडियो तक खरीद लिया था। न्यूयॉर्क का मशहूर रॉकफेलर सेंटर जापानीज कंपनी मित्सुबिशी की मिल्कियत बन चुका था। अमेरिकन चीख रहे थे कि जापान पूरी दुनिया खरीद लेगा, और सच पूछें तो लग ऐसा ही रहा था। लेकिन आज सिर्फ 30 से 35 साल बाद का जापान कुछ और है। ऐसा लग रहा है कि जापान की इकोनॉमी आगे बढ़ना भूल गई, एक ही जगह पर फंस गई। वो मुल्क जो कभी दूसरों को बताता था कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए, आज खुद माजी का एक साया बन चुका है। आखिर हुआ क्या? वो कौम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राख से उठी, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनी, अचानक रुक कैसे गई? ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, इकोनॉमी की नहीं, ये उस जापानीज सोल की कहानी है जिसने उसे आसमान तक पहुंचाया, और फिर शायद वही स्पिरिट उसे जमीन पर वापस ले आई। आज जाविया पर हम जापान के लॉस्ट डेकेड्स की कहानी बताएंगे, इनके पीछे छुपे हुए राजों से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे उभरते सूरज की सरजमीन आज द लैंड ऑफ द सेटिंग सन कैसे बन गई। क्या आप 80s के जापान की चकाचौंध को समझना चाहते हैं तो कहानी 1945 के अंधेरों से शुरू करना पड़ेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो जापान सिर्फ एक हारा हुआ मुल्क नहीं था, समझे राख का एक ढेर था। इसके 2 शहर एटम बॉम्ब्स की वजह से सफाए हस्ती से मिट चुके थे। टोक्यो समेत हर बड़ा शहर महीनों तक होने वाली बमबारी से तबाह हो चुका था। इसकी इंडस्ट्रियल पैदावार जीरो के करीब थी। लाखों लोग बेघर थे और कौम अपनी तारीख की सबसे बड़ी जिल्लत और सदमे से गुजर रही थी। इंपीरियल जापान, जिसने आधा एशिया फतह कर लिया था, अब अपने घुटनों पर झुक गया था। ऐसा लगता था ये कौम दोबारा कभी नहीं उठ पाएगी, और उठी भी तो सदियां लगेंगी। लेकिन जापान ने दुनिया को गलत साबित कर दिया। इन्होंने तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा करके दिखाया। सिर्फ 25 सालों में, यानी एक जनरेशन में ही, जापान अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। लेकिन कैसे? इस मौजज़े के पीछे कोई एक नहीं बल्कि 3 बड़े फैक्टर्स थे। पहला, एक ऐसा दोस्त जिसे लोग दुश्मन समझते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था जापान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका जंग के बाद इसका सबसे बड़ा मददगार बन गया। जंग के बाद अमेरिका ने जापान पर कब्जा तो किया, लेकिन इसका मकसद जापान को सजा देना नहीं था। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी और अमेरिका को एशिया में कम्युनिज्म का फैलाव रोकने के लिए एक मजबूत इत्तेहादी की जरूरत थी, और इस काम के लिए जापान बेहतरीन चॉइस था। तो अमेरिका ने जापान के लिए एक नया आइन बनाया। इसने जापानीज कंपनीज को दोबारा खड़ा होने में मदद दी, और सबसे अहम, इसने जापान के डिफेंस की जिम्मेदारी खुद ले ली। यानी अब जापान को अपनी फौज पर खरबों डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं थी। वो अपना सारा पैसा और सारी एनर्जी सिर्फ एक चीज पर लगा सकता था, इकोनॉमी पर। आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है। अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया था और फौज बनाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर में धोखा खाने के बाद अब जापान को इस बात की परवाह भी नहीं थी। अब वो जंग लड़ने का नहीं, इससे फायदा उठाने के मूड में था, और बहुत जल्द ये मौका मिल गया। 1950 में जापान की किस्मत चमक उठी। इसे एक गोल्डन चांस मिला, कोरियन वॉर की शक्ल में। जापान के पड़ोस में एक बड़ी जंग का आगाज हो गया, और ये जापान के लिए एक बड़ी नेमत बनी, क्योंकि अमेरिकन फौज को ये जंग लड़ने के लिए हर चीज की जरूरत थी। ट्रक, पार्ट्स, कपड़े, खुराक, और ये सब कुछ सप्लाई करने के लिए सबसे करीब और सबसे बेहतर जगह थी जापान। यूं जापान की बंद फैक्ट्रियों के इंजन चल पड़े, लाखों लोगों को नौकरियां मिली। समझे, ये वो चिंगारी थी जिसने जापान की इकोनॉमिक बुलेट ट्रेन इंजन का
स्टार्ट कर दिया। और जंग को जापान में डिवाइन विंड कहा जाता है, यानी वो हवा जो खुदा ने चलाई। जापानीज मिरेकल का दूसरा फैक्टर था वो जिससे हमें सीखने की जरूरत है। अमेरिकन मदद और कोरियन वॉर जरूर अहम थी, लेकिन असल मौजज़ा जापान के लोगों ने दिखाया। उन्होंने जापानीज स्पिरिट दिखाई, जिसके 3 उसूल थे: मेहनत, क्वालिटी और तीसरा मिलजुल कर काम करना। यानी कायदे आजम के कौल काम काम और सिर्फ काम पर असल अमल किया जापानियों ने। उन्होंने मेहनत से सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, बल्कि ये इनके लिए अपनी कौमी इज्जत दोबारा हासिल करने का भी मिशन था। उन्होंने जंग में हार की जिल्लत को अपने लिए एक ताकत बना लिया। लोग दिन में 12 से 14 घंटे काम करते थे। यही ज़माना था जब जापानीज ज़बान में एक नया लफ्ज़ आया, करोशी, मतलब ज्यादा काम करने से मौत। जापानीज कौम ने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और अपने आराम को कौम के लिए कुर्बान कर दिया। दूसरा उसूल था क्वालिटी। जंग से पहले मेड इन जापान का मतलब होता था सस्ती और बेकार चीजें, लेकिन जापानीज ने कसम खाई कि वो इस इंप्रेशन को बदल कर रहेंगे। उन्होंने अमेरिकन से क्वालिटी कंट्रोल के नए तरीके सीखे और फिर इनमें इतने माहिर हो गए कि उनको भी पीछे छोड़ दिया। और फिर सोनी ने दुनिया का पहला पॉकेट साइज ट्रांजिस्टर रेडियो बनाया। टोयोटा ने ऐसी गाड़ियां बनाई जो सस्ती भी थी और अमेरिकन गाड़ियों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद भी। अब मेड इन जापान नाम था इनोवेशन का और क्वालिटी का। जापानीज माल का डंका दुनिया भर में बजने लगा। और इस मौजज़े का तीसरा पार्ट सबसे हैरत अंगेज था, हुकूमत, बड़ी कंपनीज और बैंक्स का गठजोड़, जिसे कहा जाता था आयरन ट्रायंगल। ये वो जमाना था जब जापान की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं थी। इसकी बागडोर एक पावरफुल सरकारी इदारे के हाथ में थी, जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मुख्तसरन MITI। इसमें मौजूद ब्यूरोक्रेट्स फैसला करते थे कि फ्यूचर की इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। कभी स्टील, कभी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, कभी गाड़ियाँ और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी इंडस्ट्री चुनी जाती, इसे हर तरह की मदद दी जाती। सस्ते कर्जे, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन से बचाना। दूसरी तरफ जापान की बड़ी कंपनीज थी जिन्हें किरेत्सु कहा जाता था। ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती थी। ये कंपनीज एक दूसरे के शेयर्स खरीदती, एक दूसरे को सप्लाई करती और मिलकर इंटरनेशनल मार्केट पर अटैक करती। समझे, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड नेशनल टीम की तरह काम कर रहे थे, जिसका कोच हुकूमत खुद थी। और इन तीनों फैक्टर्स ने मिलकर जो रिजल्ट पैदा किया वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 1955 से 1973 के बीच जापान की इकोनॉमी ऑन एवरेज 9% के हिसाब से बढ़ी। यहाँ तक कि 1964 में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए, जिसमें दुनिया ने एक नया, मॉडर्न और कॉन्फिडेंट जापान अपनी आंखों से देखा। यही वो साल था जिसमें वहाँ दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन चली। रफ्तार और मेयार सब एक जगह आ गया, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया। और फिर 1968 तक जापान वेस्ट जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन चुका था। सिर्फ 23 सालों में, जी हाँ, सिर्फ 23 सालों में राख का ढेर मुल्क एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका था। और यही उरूज 1980s में अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा। जापान अब सिर्फ कॉपीज नहीं बना रहा था, समझे, फ्यूचर इजाद कर रहा था। दुनिया जापान की कार्स चला रही थी, जापानीज टीवी देख रही थी, जापान के बने हुए वॉकमैन पर म्यूजिक सुन रही थी। ऐसा लग रहा था ये पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। शायद जापान को नाकाबिले शिकस्त होने का चीट कोड मिल गया था। लेकिन याद रहे, तारीख का सबसे बड़ा सबक यही है, जब कोई कौम खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगती है तो वो अपनी सबसे बड़ी गलती करने के बहुत करीब पहुंच जाती है। अब वक्त आ चुका था इस मिरेकल के साइड इफेक्ट का, एक ऐसे बुलबुले का जो बस फटने वाला था। जापान का मिरेकल असल था, रियल था। इसकी बुनियाद मेहनत पर थी, इनोवेशन पर थी, एक कौम की विल पर थी। लेकिन मिड 80s तक ये कॉन्फिडेंस एक खतरनाक गुरूर में बदलने लगा था, जिसे मजीद हवा दी एक फैसले ने, जो टोक्यो में नहीं बल्कि वहां से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क के एक लग्जरी होटल में किया गया था। ये वो फैसला था जिसने जापान की इकोनॉमी के टाइम बॉम्ब का फ्यूज जला दिया, जाने अनजाने में। तारीख 22 सितंबर 1985, मकाम
न्यू यॉर्क का प्लाजा होटल, एक कमरे में दुनिया की तकदीर लिखी जा रही थी। मसला था अमेरिका का। इसका ट्रेड डेफिसिट यानी तिजारती खसारा आसमान को छू रहा था। यानी वो इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहा था और एक्सपोर्ट्स बहुत कम। इसकी सबसे बड़ी वजह थी अमेरिकी डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से अमेरिकन प्रोडक्ट्स दुनिया की मार्केट में बहुत महंगी थी। तो इस मीटिंग का मकसद बिल्कुल सिंपल था, मिलकर अमेरिकन डॉलर की वैल्यू को जापानीज येन और जर्मन मार्क के मुकाबले में कम करना। इसे नाम दिया गया प्लाजा एकॉर्ड। जापान के कान तो खड़े हुए, लेकिन इसने कुछ हेजिटेशन के बाद इस मुआहदे पर साइन कर दिए, शायद ये समझकर कि अमेरिका की मदद करना और दुनिया की इकोनॉमी को मजबूत करना एक ज़रूरी काम है। लेकिन इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस एक साइन से वो ऐसा जिन बोतल से बाहर निकाल रहा है जो इसकी पूरी इकोनॉमी को खा जाएगा। और फिर प्लाजा एकॉर्ड ने अपना रंग दिखाया, फौरी और बहुत ही बड़ा। सिर्फ एक साल में जापानीज येन की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में तकरीबन दुगनी हो गई। जरा सोचें, जापान की पूरी इकोनॉमिक एम्पायर किस चीज़ पर खड़ी थी? एक्सपोर्ट्स पर। टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक, ये सब कंपनीज अपनी चीज़ें दुनिया भर में बेच रही थी, खुसूसन अमेरिका में। तो जब अचानक येन की वैल्यू बढ़ी तो हर चीज अमेरिकन मार्केट में तकरीबन डबल कीमत की हो गई। एक टोयोटा कार जो कल तक सस्ती गाड़ी थी, अब एक अमेरिकन कार से ज्यादा महंगी हो गई। इस सिचुएशन को जापान में नाम दिया गया इंडाका, यानी मजबूत येन का धचका। क्योंकि अब जापान की एक्सपोर्ट मशीन एकदम रुकने लगी, फैक्ट्रीज को ऑर्डर्स मिलना कम हो गए, रिसेशन का खतरा सर पर मंडलाने लगा। जापान की हुकूमत और इसके बैंक ऑफ जापान को अब कुछ करना था, और इन्होंने वही किया जो इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। रिसेशन के खौफ से बैंक ऑफ जापान ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा खतरनाक सोल्यूशन निकाला। इन्होंने इंटरेस्ट रेट को तारीख की कम तरीन सतह तक गिरा दिया, जो 1986 में 5% था और 1987 में सिर्फ 2.5% कर दिया गया। इसका मतलब क्या था? ये कि आसान और सस्ता पैसा। बैंकों के लिए मरकजी बैंक से कर्जा लेना तकरीबन मुफ्त हो गया, इसलिए बैंक्स ने आगे अवाम और कंपनीज को सस्ते कर्जे देना शुरू कर दिए। वो कह रहे थे, आओ हमसे पैसा लो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, नई फैक्ट्रीज लगाओ, बस पैसा खर्च करो। मकसद ये था कि लोग ज्यादा खर्च करें और इकोनॉमी फिर चल पड़े। लेकिन हुआ कुछ और। ये अमेरिका नहीं था, ये यूरोप की कोई इकोनॉमी नहीं थी कि जहाँ लोगों का मिजाज ऐसा ही हो। ये जापान था, एशिया था, यहाँ का कल्चर कुछ और था। ये कि जापानीज अवाम कई सालों बल्कि दिहाइयों से बचत करने के आदी थे। इन्होंने पैसा तो लिया, लेकिन इसे रूटीन की चीजों पर खर्च नहीं किया। कंपनीज ने भी, जिनकी एक्सपोर्ट कम हो रही थी, नई फैक्ट्रीज लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये जो खरबों येन का सैलाब आया था, वो कहाँ गया? आप बिल्कुल ठीक समझे, रियल एस्टेट में, और हाँ, स्टॉक मार्केट में भी। और यहीं से पागलपन का आगाज हो गया। ये वो दौर था जिसे जापान में बाबुरु केकी यानी बबल इकोनॉमी कहा जाता है। एक ऐसा वक्त था जब किसी भी मईशत के बेसिक रूल्स समझे सस्पेंड हो चुके थे। हर तरफ राज था सिर्फ और सिर्फ लालच का और खुशफहमी का। लोगों ने बैंक से सस्ते कर्जे लिए और स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि कंपनीज ने अपनी कमाई को स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। नतीजा, टोक्यो के स्टॉक मार्केट निके 225 सिर्फ 3 सालों में 1985 से 1989 के दरमियान 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। हर कोई रातों रात अमीर हो रहा था। ऐसा लगता था कि स्टॉक की कीमतें सिर्फ ऊपर ही जा सकती हैं, नीचे कभी नहीं। लेकिन असल पागलपन नजर आया रियल एस्टेट में, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। टोक्यो दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। लोगों ने जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर अरबों येन की बिड्स लगाई। जमीन इतनी महंगी हो गई कि अंदाजा लगाया गया कि आम सैलरीड बंदे को टोक्यो में एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदने के लिए 100 साल तक काम करना पड़ेगा। और यही हमारी वो मिसाल भी सामने आई जो शुरू में पेश की थी कि 1989 में टोक्यो के शाही महल की सिर्फ 1.3 स्क्वायर माइल्स की जमीन की कीमत पूरे कैलिफोर्निया की रियल एस्टेट से ज्यादा हो चुकी थी। ये इकोनॉमी नहीं थी, ये पागलपन था, मैडनेस थी।
तो इस अंधे पैसे ने जापान में जो नया कल्चर पैदा किया वो रिवायती सादगी से बिल्कुल उलट था। अब शो ऑफ और फजूल खर्ची का दौर था। कॉर्पोरेट एंटरटेनमेंट पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे थे। बिजनेसमैन रात के खाने पर लाखों येन उड़ा देते। लोग वीकेंड पर हवाई जहाज से शॉपिंग करने बाहर मुल्क जाते। ये एक ऐसी पार्टी थी जो लगता था कभी खत्म नहीं होगी। जापानीज कंपनीज ने ये मुफ्त का पैसा दुनिया भर में एसेट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने अमेरिका में कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स खरीदी, हॉलीवुड के मशहूर स्टूडियोज खरीदे, यूरोप में सरमाया लगाया। इन्हें यकीन हो गया था कि इन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन हर बुलबुले की तकदीर होती है कि उसे फटना ही पड़ता है। 1989 के आखिर तक बैंक ऑफ जापान को एहसास हो गया कि जिन बोतल से बाहर आ चुका है और अब इकोनॉमी को तबाह करने वाला है, और इसने पार्टी खत्म करने का फैसला कर लिया। इसने वही किया जो इसे करना चाहिए था, बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया। 1989 से 1990 के बीच सूद की शरह 2.5% से बढ़ाकर 6% कर दी। आसान और सस्ता पैसा अचानक बंद हो गया और फिर धमाका हो गया। जिन लोगों और कंपनीज ने सस्ते कर्जे लेकर स्टॉक और रियल एस्टेट में पैसा लगाया था, इनके लिए अब यही कर्जे महंगे हो गए, तो इन्होंने घबरा कर अपने एसेट्स बेचना शुरू कर दिए। स्टॉक मार्केट जो कभी आसमान छू रही थी अब जमीन पर आ रही थी। सिर्फ 1 साल के अंदर निके अपनी आधी वैल्यू खो चुका था। जो लोग कल तक करोड़पति थे आज दिवालिया हो चुके थे। रियल एस्टेट की कीमतें भी गिरने लगी। जिन लोगों ने करोड़ों डॉलर के कर्जे लेकर जायदादें खरीदी थी, अब इनकी जायदादों की कीमत उनके कर्जों से भी कम हो चुकी थी। पार्टी खत्म, म्यूजिक बंद, और अब ऐसा सर दर्द शुरू हो गया जो अगले 30 साल तक जापान का पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसकी तारीख में कोई माशी बहरान ना आया हो। ये एक कुदरती अमल है, नेचुरल है, एक तूफान की तरह है जो पुराने और कमजोर दरख्तों को गिरा देता है ताकि नए और मजबूत दरख्तों के लिए जगह बन जाए। तो इकोनॉमिक बबल का फटना एक तकलीफ दे अमल तो था, लेकिन ये बहुत जरूरी भी था। अब इकोनॉमी को साफ करने का वक्त आ चुका था। जापान को लगा कि बस कुछ सालों की मुश्किल है, इसके बाद इकोनॉमी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएगी। लेकिन वो बिल्कुल गलत था। 1 साल गुजरा, 2 साल, 5 साल, 10 साल गुजर गए, 1 डेकेड गुजर गया, लेकिन जापान की इकोनॉमी ने रफ्तार नहीं पकड़ी। और फिर दूसरा बल्कि तीसरा डेकेड भी गुजर गया। 1991 से लेकर आज तक के इस दौर को जापान की तारीख में कहा जाता है द लॉस्ट 30 years। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? 2008 में अमेरिका में क्राइसिस आया और कुछ सालों में ही वो दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो गया। दूसरे मुल्क भी बहरानों से निकल आते हैं। फिर जापान जो मशहूर था अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी रफ्तार के लिए, आखिर क्यों 30 साल से एक ही जगह पर फंसा हुआ है? इसका जवाब एक लफ्ज में नहीं है, इसका जवाब बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जापान के कल्चर और इसकी साइकोलॉजी में समझे एक सीक्रेट कोड की कहानी है जिसने जापान को बनाया था और फिर इसी को डुबो दिया। जापान के स्टैग्नेट हो जाने की यानी इसके जुमूद की सबसे बड़ी और अजीब वजह थी इसकी ज़ॉम्बी कंपनीज। असल में जब बबल बर्स्ट हुआ तो जापान की हज़ारों कंपनीज, यहाँ तक के बड़े बड़े बैंक्स भी टेक्निकली दिवालिया हो चुके थे। इनके एसेट्स की कीमत उनके कर्जों से कहीं कम थी। एक नॉर्मल सरमायादाराना सिस्टम में ऐसी कंपनीज को नाकाम हो जाने दिया जाता है, इनके एसेट्स बेच दिए जाते हैं और रिसोर्सेज किसी नई और ज़्यादा मौसर कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस तकलीफ दे तो होता है लेकिन ज़रूरी है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जापानीज सकाफत में नाकामी एक गुनाह है, बेइज्जती है। खास तौर पर बड़ी मशहूर कंपनीज का डूब जाना पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस था। इसलिए हुकूमत और बैंक्स ने एक अनोखा फैसला किया। इन्होंने इन डूबती कंपनीज को मरने नहीं दिया, बल्कि सस्ते कर्जों और बेल आउट पैकेजेस के जरिए आर्टिफिशियली जिंदा रखा। ये कंपनीज जिंदा तो थी, लेकिन ना तो कोई मुनाफा कमा रही थी, ना ही कोई इनोवेशन ला रही थी और ना तरक्की कर रही थी। वो बस सांस ले रही थी। तभी इन्हें ज़ॉम्बी कहा जाता है। रिजल्ट बड़ा ही तबाहकुन निकला। ये ज़ॉम्बी कंपनीज मुल्क के वसाइल, सरमाया, टैलेंटेड मुलाजमीन और मार्केट शेयर्स
को एक ब्लैक होल की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। इन्होंने नई और इनोवेटिव कंपनीज के मार्केट में दाखिल होने और तरक्की करने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बिल्कुल वैसे जैसे किसी बाग में पुराने और बीमार दरख्तों को काटने की इजाजत ना हो तो रिजल्ट क्या निकलेगा? यही कि नए पौधों को धूप और पानी नहीं मिलेगा और पूरा बाग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। जापान की इकोनॉमी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने थोड़े वक्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए एक लंबे अरसे की माजूरी कबूल कर ली। दूसरी वजह इकोनॉमिक से ज्यादा साइकोलॉजिकल थी। इसे कहते हैं डिफ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का उलट। वो सूरत हाल जब चीजों की कीमतें मुसलसल गिर रही हों। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह चीजें सस्ती हो रही हैं, लेकिन मईशत के लिए ये जहर है। क्यों? क्योंकि जब लोगों को ये उम्मीद हो कि कीमतें और भी गिरेंगी तो वो अपना पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये टीवी आज क्यों खरीदूं, 6 महीने बाद और सस्ता हो जाएगा तब लूँगा, या फिर ये गाड़ी आज क्यों लूँ, अगले साल इस पर और डिस्काउंट मिलेगा तब नया मॉडल लूँगा। तो जब लोग ये सोचते हैं वो खर्च नहीं करते तो कंपनीज की फरोख्त कम हो जाती है। जब सेल्स कम होती हैं तो वो कीमतें और गिराते हैं ताकि खरीदने वालों को अट्रैक्ट करें। इससे तो लोग और पक्के हो जाते हैं और वो खर्च करना मजीद रोक देते हैं। समझे, ये एक विशियस साइकिल है, एक घन चक्कर है जिसे डिफ्लेशनरी स्पाइरल कहते हैं। समझे, जापान दिहाइयों से इसी चक्कर में फंसा हुआ है। कंपनीज ने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाना बंद कर दी क्योंकि इनका मुनाफा कम हो रहा था, और जब लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती तो वो और भी कम खर्च करते हैं। ये एक नेशनल साइकोलॉजिकल क्राइसिस बन गया। वो कौम जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर थी अब सबसे बड़ी बचत करने वाली बन गई। लोगों ने पैसा खर्च करने के बजाय इसे अपने गद्दों के नीचे छुपाना शुरू कर दिया। मईशत का इंजन जो आवाम के खर्च करने पर चलता है ठंडा पड़ गया। लेकिन जापान के थम जाने रुक जाने की तीसरी और सबसे बुनियादी वजह ऐसी है जिसका कोई आसान और फौरी हल नहीं है। ये ऐसा टाइम बॉम्ब है जो कई दिहाइयों तक टिक टिक कर रहा था और अब आखिरकार फट चुका है। वो है जापान का डेमोग्राफिक क्राइसिस, यानी आबादी का बहरान। सादा अल्फाज में ये कि जापान में बच्चे पैदा नहीं हो रहे और जो आबादी है इनकी उम्र ज्यादा है। आज जापान दुनिया का सबसे बूढ़ा मुल्क है। यहाँ की तकरीबन 30% आबादी ऐसी है जिसकी उम्र 65 से ज्यादा है। समझ रहे हैं ना, यानी ये सब रिटायर्ड हैं, कोई काम नहीं करते बल्कि कर ही नहीं सकते। जबकि दूसरी तरफ जापान में बच्चों की पैदाइश की शरह भी सबसे कम है, बल्कि नौजवान तो शादियां ही नहीं कर रहे और जो करते हैं वो बच्चे पैदा नहीं करते। इसका नतीजा मईशत के लिए बहुत ही तबाहकुन है। कैसे? जब नौजवान कम होंगे तो फैक्ट्रीज और दफ्तरों में काम करने वाले भी कम होंगे। इससे मुल्क की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर बूढ़े लोग नौजवानों के मुकाबले में बहुत कम खर्च करते हैं। वो नई गाड़ियाँ, नए घर, नए गैजेट्स नहीं खरीदते। जब आपके मुल्क में कंज्यूमर्स ही कम हो जाएं तो मईशत आगे कैसे बढ़ेगी? फिर एक और बात, नए आइडियाज, नई कंपनीज और रिस्क लेने का जज्बा अमूमन नौजवानों में होता है। जब आपकी आबादी में नौजवानों की तादाद ही कम हो तो मुल्क की इनोवेशन की सलाहियत भी कम हो जाती है। बूढ़ी आबादी को सेहत की देखभाल और पेंशन की भी ज्यादा जरूरत होती है। इसका सारा बोझ नौजवान नस्ल पर पड़ता है, जिससे टैक्स बढ़ते हैं और मईशत पर दबाव मजीद बढ़ जाता है। और ये ऐसा मसला है जिसे इंटरेस्ट रेट कम करके या बेल आउट पैकेज देकर हल नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत गहरा सोशल और कल्चरल इशू है जिसकी जड़ें जापान की सोसाइटी में बहुत अंदर तक हैं। तो हमने जापान की इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि जिन खूबियों ने जापान बनाया था वही आज उसके ठहर जाने, रुक जाने की वजह है। कलेक्टिविज्म यानी इज्तिमाइयत, जिसने कभी एक कौम की तरह साथ मिलकर काम करने में मदद दी थी, उसी ने बाद में इन्हें नाकाम कंपनीज को बचाने पर मजबूर किया। मुस्तकबिल के लिए बचत करने की आदत जिसने इन्हें सरमायाकारी के लिए सरमाया फराहम किया, वही डिफ्लेशन के दौर में खर्च ना करने की नफ्सियात में बदल गई। डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी की ख्वाहिश जिसने एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बनाई, वही बड़ी और तकलीफ दे सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने से रोकती रही।
जापान की कहानी एक ट्रेजेडी है, एक अलमिया है। ये ऐसे मुल्क की कहानी है जो फ्यूचर में इतनी तेजी से पहुंचा कि हाल में जीना भूल गया। ये ऐसी कौम की कहानी है जो तब्दीली से इतना डर गई कि इसने वक्त के साथ खुद को बदलने से इनकार कर दिया। बट द थिंग इज, ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं, ये हम सब के लिए भी एक वार्निंग है। आज इटली से लेकर जर्मनी तक और साउथ कोरिया से लेकर चाइना तक दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक इसी आबादियाती टाइम बॉम्ब का सामना कर रहे हैं, वो भी माशी जमूद के खतरे से दो चार हैं। क्या ये ममालिक जापान से कोई सबक सीखेंगे या वो भी अपनी कामयाबियों के कैदी बनकर ऐसे मुस्तकबिल में दाखिल होंगे जहां तरक्की सिर्फ एक माजी की याद बनकर रह जाएगी?